आप सभी का फिर से स्वागत है बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य की क्लास में। हमने शुरू किया था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये पहला अध्याय है निबंध साहित्य का। इसमें हम अब से पहले 3 क्लास पढ़ चुके हैं, ये चौथी और अंतिम क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि साहित्य कैसे वेदों से शुरू होता है। वेदों का साहित्य एकदम सीधा साधा, क्योंकि लोग भी सीधे साधे थे। फिर आया उपनिषदों का काल, तो उसमें थोड़ा सा दर्शन बढ़ा, चिंतन बढ़ा। उसके बाद आया रामायण और महाभारत का काल। तो रामायण के काल में राम और भरत की जो कहानी थी उसके द्वारा बताया कि कैसे राज्य पर एक भाई दूसरे भाई को अपना अधिकार दे देना चाहता था, छोड़ देना चाहता था। फिर आया महाभारत काल, उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक भाई दूसरे भाई के राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता था, एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन देने को भी तैयार नहीं था। उसके बाद आता है अपना पुराणों का काल, बौद्धों का काल, बौद्धों के काल के बाद आया पुराणों का काल। तो बौद्धों ने क्या किया? बौद्धों ने हिंसा को ख़त्म कर दिया। हमारे भारत में सनातन धर्म में हिंसाएं होती थी, यज्ञ चलते थे, उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी, हजार हजार पशु मारे जाते थे, रोज़ रोज़ यज्ञ चलने वाले थे, रोज़ चलते थे, उसमें रोज़ ही बलि दी जाती थी और उस बलि को फिर लोग खाते भी थे। तो वो ज़माना अच्छा नहीं था, तो उसको सुधार किया बौद्धों ने। फिर बौद्धों के बाद में ज़माना आया पुराणों का। तो पुराणों ने 2 काम किए, एक तो अच्छे एक बुरे। जो अच्छे काम किए उसमें लिखा है ना कि हमें ऊंच नीच बढ़ गई, रीतियाँ परंपराएं आ गई, अंधविश्वास आ गए। लेकिन एक अच्छा काम ये किया कि उसने शुद्ध धर्म को स्थापित कर दिया। लिखा है ना, उन सब महाघोर हिंसाओं को जिनके सबब यानी कारण से अपने अहिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर यानी समाप्त करके शुद्ध सात्विक धर्म को स्थापित किया। यानी पुराणों ने शुद्ध धर्म को स्थापित कर दिया। लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी आ गई, जैसे हम जातीयता यानी राष्ट्रीयता हमें नहीं आ पाई, ऊंच नीच आ गए, अलग अलग तबके बन गए, संप्रदाय बन गए, ये हो गया। फिर आया तांत्रिक। तांत्रिकों ने क्या किया? देखो, भैरव सब जानते हो, भैरव जी की शराब चढ़ती है, बकरा कटता है। काली, इसके भी भैंस काटी जाती है। डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत, ये सब तांत्रिकों ने किया। तांत्रिक एक संप्रदाय था, तंत्र संप्रदाय, जो भारत में हर्षवर्धन के काल में प्रभावी हुआ और जिसका प्रभाव आज तक है हमारे समाज पे। लोग देवताओं को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। भूत प्रेत, मारण, उच्चाटन, डाकिनी, शाकिनी, भैरव, काली, ये सारे देवता बाद में आए। भैरव जी तो थे ही नहीं पहले, ये साहित्य में बहुत बाद में आए भारतीय समाज में। देखते हैं, निसंदेह तांत्रिकों की कृपा न होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्दी नहीं डूबता, इन लोगों ने भी डुबो दिया। चलो, ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, यहाँ से देखते हैं। ऊपर ऊपर लिखा है कि हिंदू जाति में कौमियत यानी राष्ट्रीयता के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा हुआ और तंत्रों ने उसे बहुत पुष्ट किया। तंत्रों ने और कबाड़ा कर दिया। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदे जुदे यानी अलग अलग फिरके यानी संप्रदाय हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार न हुए। तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही? इतना जोर का विरोध हो गया कि कृष्ण के भक्त राम को और राम के भक्त कृष्ण को और शिव के भक्त राम को देखना पसंद नहीं करते थे। कहाँ सहानुभूति, कहाँ एकता? अब तो सुधर रहा है। अब तो शिव जी का जो मंदिर है उसमें रामायण पाठ होता है। कितनी बड़ी बात है कि शिव जी के मंदिर में रामायण पाठ होता है। आप सोच नहीं सकते 400 से 500 साल पहले ऐसा हो जाए। मारकाट मच जाती थी, तलवारें खींच के रखते थे। शिव जी के भक्त बोलते थे नहीं, हमारा शिव बड़ा है। उधर से विष्णु के भक्त बोलते थे कि नहीं, विष्णु बड़ा है, और लड़ते थे, मारते थे। जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय न रही तो वही मशल चरितार्थ हुई। मशल यानी कहावत। उदाहरण, एक नारी जब 2 से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक इसका अर्थ यह है कि जैसे एक कोई स्त्री अगर वो पतित हो जाती है तो फिर उसका कोई लेवल नहीं रहता। जैसे 2 से फंसी वैसे 70 वैसे 80, समझ रहे हो ना? 2 से फंस गई तो कितने से ही फंस सकती है। तो इसका मतलब भारत में हिंदू जाति
के कई संप्रदाय बन गए। जब 2 संप्रदाय हो गए तो 2 से ज़्यादा हो कम हो क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा हो गए कहने का मतलब ये है कि कोई अंत ही नहीं रहा। हमारी एक हिंदू जाति के असंख्य टुकड़े होते होते यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही चले जाते हैं। इतने टुकड़े हो गए कि अब तक देखो अलग अलग धर्म के संप्रदाय अलग अलग पैदा होते ही जा रहे हैं। ये दादू है, ये रामदासी है, ये सतनामी है, ये कबीरपंथी है, अलग अलग टुकड़े होते ही चले गए। ये टुकड़े जितना वैष्णवों में अधिक है उतना शैव शाक्तों में नहीं है। यानी वैष्णव जो विष्णु के उपासक हैं, जैसे आप देखो राजस्थान में ये जो जाम्बोजी हैं ये भी विष्णु के उपासक हैं, विष्णु, तो ये भी एक संप्रदाय हो गया। इधर राम सने ही हैं ये भी, और इधर अपना दादूपंथी हैं ये भी कुछ कुछ रामानंदी संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, और राम सने तो सीधे ही सतराम बोलते हैं। तो ये संप्रदाय थे जो अलग अलग होते गए। इधर निम्बार्क संप्रदाय, ये लोग कृष्णपंथी थे, वैष्णवपंथी थे। आगे देखो, आपस में एक का दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम इनमें है औरों में नहीं है। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं और कृष्ण के उपासक राम के उपासकों से इत्तेफाक नहीं रखते। ये 140 साल पहले की बात है, आज की नहीं है। और उससे पहले तो और भी बुरा हाल था। कृष्ण उपासकों में भी सत्यानाशीन अनन्यता ऐसे आड़े आई है कि यह इनके आपस में ही बड़ा खटपट लगाई रहती है। अब कृष्ण के जो उपासक हैं उसके भी कई संप्रदाय हो गए और एक दूसरे से खटपट बनी रहती है उनमें भी। यानी हमारे अंदर एकता कहाँ से आएगी। प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के 2 नमूने और मिलते हैं। बौद्धों ने जो प्राकृत हमारे यहाँ पे विकास किया उसके 2 उदाहरण और मिलते हैं, नमूने यानी उदाहरण। एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रायसा। रायसा यानी रासो, एक ही बात है। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ थोड़ा सा रस है, पर पृथ्वीराज रासो या रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, ये हमारे समझ में बिल्कुल नहीं आता। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शक्ल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। यानी रासों से ये भाषा के विकास का पता लगता है। मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मराठी, बंगाली आदि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। जो जो ये मत अलग अलग हुए हमारी भाषाएं भी अलग अलग हो गई। ये गुजराती, राजस्थानी, मराठी बन गई। ये सभी संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से भाषाओं का विकास हुआ। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा हिंदी का विकास, उसमें ये सब आ जाता है। इन एक देशी भाषाओं में यानी एक देश की भाषाएं, बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मराठी यानी मराठी महाकठोर, कठोर है और कर्णकटु, कानों को कड़वी लगती है। तथा पंजाबी निहायत भद्दी, जिसके आप गाने सुनते हो ना, मुझे आजकल के बच्चे बोलते हैं पंजाबी गाना पसंद है, तो उसके लिए क्या लिखा है लेखक ने, पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। साथ में उर्दू को भी लपेट दिया। हालांकि लेखक ने ज़्यादती की है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत राय है। निबंधों में आप व्यक्तिगत राय जाहिर कर सकते हो। अब अपनी हिंदी की ओर आइए। अब हिंदी की बात करते हैं। इसमें संदेह नहीं, विस्तार से हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है हिंदी। ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा बोली भी जाती है, साहित्य भी बड़ा है। ब्रज भाषा में यद्यपि कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है, यानी औरतों जैसी, औरतों की। जनानी का उल्टा होता है मर्दानी, पर यह इतनी जनानी बोली है, यानी प्रेम की बोली समझो आपकी। इसमें श्रृंगार रस के दूसरा रस आ ही नहीं सकता, यानी प्रेम की बोली है। इसमें प्यार के अलावा दूसरी बात ही नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या लिखा है लेखक ने कि ये जनानी बोली है। अब ये बात हमने पहले भी बताई थी जब ये शुरू किया था निबंध, कि किस तरह से रीतिकाल तक तो जो ब्रज भाषा थी वो चली आ रही थी, और इसके बाद में खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है वह है बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और
सब रच समझ सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली होती है। भिन्न रचहि लोका, यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग रचना होती है, रचते हैं, मत होते हैं उनके। हमें बैसवाड़े की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम होती है। जो बैसवाड़ा के आसपास बोली जाती है, जिसको मर्दानी बोली कह सकते हैं, जिसमें वैचारिकता अधिक आती है, वो इसको सबसे अच्छी लगती है लेखक को। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बांग्ला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है, यानी ज़्यादा है, तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है, यानी संस्कृत से थोड़ा ही कम है हमारा साहित्य। किंतु गद्य रचना, जिसको इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं, हिंदी का बहुत ही कम और पोच है। हिंदी में गद्य बहुत कम है, कविताएं तो खूब लिखी गई। सिवाय एक प्रेम सागर की दरिद्र रचना के इसमें और कुछ नहीं जिससे हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल कर दें। ये प्रेम सागर भी भारतीय दुकाल में के लगभग ही लिखा गया था। सदा सुखलाल का रचना है ये। दूसरे उर्दू इसकी ऐसी रेड मारे हुए हैं, किसकी? हिंदी की। दूसरे, अब अंग्रेज़ों का टाइम था, आपको याद करना चाहिए कि हिंदी और उर्दू की लड़ाई चल रही थी और उर्दू की खिलाफत कर रहे थे, उर्दू का विरोध कर रहे थे हिंदी के लेखक, तो अब उर्दू का तो बुराई करेंगे ही। दूसरे, उर्दू इसकी ऐसे रेड मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं, यानी हिंदी में उर्दू के शब्द घुस जाते हैं। लेखक का ये मानना था कि हिंदी को उर्दू से अलग रहना चाहिए, जबकि हिंदी और उर्दू लगभग एक सी ही भाषाएं थी शुरू में। प्रसंग प्राप्त, अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ है। लेखक चाहता है कि मैं उर्दू की भी आलोचना कर दूँ, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया, जो मैंने आपसे पहले लिखा है। इसे यहीं समाप्त करते हैं, उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। लेखक बोलता है कि उर्दू की आलोचना बाद में करेंगे। अब ये हमारे लिखते लिखते लेखक लंबा हो गया है, तो हम जो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, फिर कभी उर्दू की आलोचना करेंगे। इसके लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। निबंध का नाम क्या है? साहित्य जन समूह के हृदय का। आप ये देखिए, हमने ये शुरू किया था निबंध, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और इसी निबंध को हमने यहाँ से शुरू करके और ये लास्ट तक गए हैं। 4 पार्ट है इसके, चारों पार्ट अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड किए गए हैं। आप एक पार्ट के बाद दूसरे पार्ट को पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आपकी